आज का दिन बहुत खास है। खबरों की शुरुआत करते हैं क्योंकि आज ही के दिन साल 1875 में आजाद भारत के पहले गृहमंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। सरदार पटेल ने एक बार कहा था कि आपकी भलाई आपके रास्ते में बाधा है, इसीलिए अपनी आंखों को गुस्से से लाल होने दें और अन्याय के साथ मजबूती से लड़ने की कोशिश करें। सरदार पटेल के व्यक्तित्व को समझना हो तो इससे बेहतर तस्वीर आपको कहीं नहीं मिलेगी। यह तस्वीर हैदराबाद के निजाम की है, जिन्होंने सरदार पटेल के लोहे जैसे इरादों के सामने आत्मसमर्पण करते हुए हैदराबाद रियासत का भारत में विलय किया था। ये एक ऐसा विलय था जिसमें भारत ने सरदार पटेल की सहन शक्ति और उनके धैर्य का भी बल देखा। आजादी के बाद हैदराबाद रियासत के निजाम ने भारत में विलय के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। स्थिति सोचिए, उनका कहना था कि हैदराबाद विलय की जगह स्वतंत्र रहना पसंद करेगा। जब निजाम पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने सैन्य शक्ति के प्रदर्शन की भी तैयारी की और सरदार पटेल को यह संदेश दे भेजा कि हैदराबाद झुकने के लिए तैयार नहीं। ये वो क्षण था जब कांग्रेस के नेताओं ने बेचैनी थी और सरदार पटेल से लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। हैदराबाद सिर उठा रहा है, हैदराबाद आजादी की बात कर रहा है, लेकिन सरदार पटेल खामोश थे। खामोश इसलिए थे क्योंकि वो हैदराबाद के निजाम को अपनी स्वेच्छा से भारत में विलय करने का मौका देना चाहते थे। लेकिन जब सहन शक्ति का इम्तिहान पूरा हुआ तो सरदार पटेल ने अपनी शक्ति से परिचय कराया और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। सरदार पटेल ने 565 रियासतों में बटे भारत को एक माला की तरह जोड़ा और अपने राष्ट्रवाद से अपने आलोचकों को अपना मुरीद बना डाला। आज जब देश उनकी 150वीं जयंती मना रहा है, तब हम आपको ये बताएंगे कि सरदार पटेल कैसा भारत बनाना चाहते थे और उन्हें भारत के लोगों से क्या अपेक्षाएं थी। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि आज सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन। और इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए, जिन्होंने सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर भव्य परेड का भी आयोजन हुआ, जिसमें शामिल सभी टुकड़ियों का नेतृत्व महिला अफसरों ने किया। नेतृत्व संभाले डीएसपी, जिनकी संख्या 757 है। नेतृत्व कर रही हैं डॉक्टर शेरिंग जी के असिस्टेंट कमांडेंट। इस परेड में एकता, शांति, सद्भाव और महिला सशक्तिकरण का अनूठा रंग दिखा और सशस्त्र बलों और पुलिस के बैंड ने लोगों को देशभक्ति से भर दिया। इस परेड का स्वरूप कई मायनों में वैसा ही था जैसा गणतंत्र दिवस की परेड का होता है। और ये एक बड़ा बदलाव है। अब तक हमारे देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर भव्य परेड का आयोजन होता था, जो भारत के संविधान को समर्पित होती है। लेकिन अब से हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को गुजरात में एकता परेड का आयोजन होगा, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को समर्पित होगी। और आज भी इस परेड में भव्य दृश्य नजर आए। शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। इस परेड में गुजरात कैडर की आईपीएस सिमरन भारद्वाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। इस परेड में घुड़सवार दस्तों ने भी हिस्सा लिया और असम पुलिस के जवानों ने मोटरसाइकिल पर करतब दिखाए। बाजार किशोर राय और 7 महिला सदस्यीय टीम के साथ अग्रसर ऑब्जर्वेशन फॉर्मेशन और ये संदेश दी गई कि देशभक्ति उम्र नहीं देखती। नायक रूप ज्योति चेतिया और सीएन दिगंता गोहेन द्वारा योगासन मुद्रा। इस परेड में भारतीय नस्लों के कुत्तों को भी शामिल किया गया और इनमें एक नस्ल रामपुर हाउंड्स की है और दूसरी नस्ल मुधोल हाउंड्स की। ये वही नस्लें हैं जिन्हें अंग्रेजों ने
हीन भावना से देखा और भारत के लोगों में ये धारणा बनाई कि विदेशी नस्लों के कुत्ते निगरानी और सैन्य ऑपरेशन के लिए बेहतर होते हैं। लेकिन अब आजादी के 78 साल बाद भारत ने इन मानसिक बेड़ियों को भी तोड़ डाला है। देखिए, और पहली बार बीएसएफ की टुकड़ी में भारतीय नस्लों के कुत्तों का प्रदर्शन हुआ। भारत के मिशन को और अधिक सशक्त करता है। भारतीय नस्लों के इन कुत्तों को रामपुर हाउंड्स और मुधोल हाउंड्स कहा जाता है और इनकी रफ्तार और सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। एकता से ही राष्ट्र है, राष्ट्र को एक के साथ। इस परेड में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने भी फ्लाई पास्ट किया। जिसमें डायमंड फॉर्मेशन और यूनिटी फॉर्मेशन बनाई गई। यूनिटी फॉर्मेशन। परेड खत्म होते ही पीएम मोदी स्वयं मंच से उतरे और पूरे परेड मार्ग पर पैदल चलते हुए वहां मौजूद लोगों का उत्साहपूर्वक अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर भी खूब बरसे और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने कभी सरदार पटेल की नीतियों का पालन नहीं किया और इसीलिए देश को हिंसा के रूप में इसका परिणाम भुगतना पड़ा। सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कही कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को काटकर भारत के विभाजन की नींव रख दी थी और अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती तो आज भारत की तस्वीर पूरी तरह से अलग होती। सुनिए, जिस दिन कांग्रेस ने वंदे मातरम को तोड़ने का, काटने का, विभाजित करने का फैसला लिया था, उसी दिन कांग्रेस ने भारत के विभाजन की नींव डाल दी थी। कांग्रेस ने वो पाप नहीं किया होता तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में कांग्रेस ने मुसलमानों के विरोध पर वंदे मातरम की कुछ पंक्तियों को हटा दिया था और यहीं से भारत में विभाजनकारी ताकतों को बल मिला, उनकी सोच आगे बढ़ी। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी और इसका उल्लेख 1875 में प्रकाशित हुए एक उपन्यास में किया था जिसका नाम था आनंद मठ। बड़ी बात यह है कि प्रकाशन के बाद वंदे मातरम की पंक्तियां भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। लेकिन इसी दौरान तमाम मुस्लिम नेताओं ने इसका यह कहकर उस वक्त विरोध कर डाला कि इस गीत में हिंदू देवी का वर्णन है, मूर्ति पूजा है, इस्लाम धर्म में यह मंजूर नहीं है, इसीलिए वंदे मातरम से कुछ पंक्तियों को हटा देना चाहिए। 26 अक्टूबर 1937 को कलकत्ता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसी बैठक में मुस्लिम नेताओं की तरफ से आपत्ति आई कि वंदे मातरम के उस हिस्से को हटा देना चाहिए जो मूर्ति पूजा का उल्लेख करता है। अब विरोध करने वाले जो तमाम नेता थे उन नेताओं में सबसे आगे कौन? मोहम्मद अली जिन्ना वो भी थे जिन्होंने बाद में 1 मार्च 1938 को इस पर एक लेख लिखा था और वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी बताया था। जिन्ना तो ये भी चाहते थे कि इस गीत को पूरी तरह त्याग ही दिया जाए, लेकिन यह मुद्दा कांग्रेस में भी काफी बड़ा हो गया था, इसीलिए कांग्रेस ने इसके उन हिस्सों को तो हटा दिया जिन पर मुस्लिम समुदाय को आपत्ति थी और अब प्रधानमंत्री मोदी यही मुद्दा कांग्रेस के खिलाफ उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर वंदे मातरम को काटा नहीं गया होता तो विभाजनकारी ताकतों को कभी ताकत नहीं मिलती। अब आपको ये बताते हैं कि सरदार पटेल कैसा भारत चाहते थे और भारत के नागरिकों से उनकी क्या अपेक्षाएं थी। सबसे पहली बात तो यह है कि सरदार पटेल धर्म और जाति आधारित राजनीति के खिलाफ थे। उनका कहना था कि देश सिर्फ भूमि के टुकड़ों से नहीं बनता। उनका यह भी कहना था कि अगर भारत को एक आदर्श राष्ट्र बनना है तो लोगों को आपसी कलह छोड़नी होगी, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करना होगा, समानता की भावना विकसित करनी होगी और हमें एक ही पिता की संतान की तरह रहना होगा। एक परिवार, एक पिता की संतान। लेकिन आज आप सोचिए कि क्या हमारे देश में ऐसा हो रहा है? आप बिहार का उदाहरण ले लीजिए। चुनावों में धर्म और जाति सबसे बड़ा मुद्दा बन गए हैं। इसके अलावा आज हमारे देश में बहुत सारे नेता और पार्टियां ऐसी हैं जो भाषा, क्षेत्रीय पहचान के आधार पर भारत को बांटती है।
लेकिन सरदार पटेल इसका विरोध करते थे। सरदार पटेल ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक मौजूदा भारत का एकीकरण किया था और वो इस एकीकरण को संघवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित बताते थे, जहां हर नागरिक हिंदुस्तानी था। लेकिन आज कुछ नेता सिर्फ वोटों के लिए इस देश के लोगों को अलग अलग भाषाओं, अलग अलग क्षेत्रीय पहचानों में बांटने की कोशिश करते हैं और सरदार पटेल के विचारों के खिलाफ काम करते हैं। गर्व हो अगर आपको क्षेत्रीयता पर तो कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरे को नीचे दिखाने की जो प्रवृत्ति धीरे धीरे रिस कर हमारी राजनीति को दुर्गंधपूर्ण बना रही है, उस पर विचार करने की जरूरत। बहुत सारे लोग ये भी दावा करते हैं कि सरदार पटेल मुसलमानों के खिलाफ थे। उन्होंने ऐसे मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की सलाह दी थी जो कश्मीर में हुए हमलों पर चुप थे। आज हमने इन दावों की पुष्टि के लिए कई पुस्तकों को पढ़ा और इन्हें पढ़ने के बाद हमें यह पता चला कि सरदार पटेल के मुस्लिम विरोधी होने का दावा सही नहीं है। 10 जून 1947 को सरदार पटेल ने एक चिट्ठी लिखी थी जिसका जिक्र पटेल्स लेटर ऑन सेक्युलरिज्म नाम के संकलन में भी है। इसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता और इस देश में सरकारों का पहला कर्तव्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होनी चाहिए। ये बात सही है कि सरदार पटेल इस बात से आहत थे कि भारत में बहुत सारे मुसलमानों ने कश्मीर में हुए पाकिस्तानी हमलों की निंदा नहीं की थी, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो मुसलमानों से नफरत करते थे। उन्होंने एक नहीं बल्कि कई बार इस बात को दोहराया कि भारत की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने तो इस देश को एक माला में पिरोया था। सरदार पटेल की सबसे खास बात यह थी कि वो एकता की शक्ति को समझते थे। उन्होंने किसानों को प्रेरित किया, वो अपना एक संगठन बनाकर व्यापार करें, ये समझाया। और इसी बात ने अमूल कंपनी, आप सोचिए गुजरात में जिसने, अगर आप सफेद क्रांति लाई, अमूल कंपनी, उनकी इसी संगठन बनाकर व्यापार करने की सोच ने अमूल कंपनी की नींव रखी। इसके अलावा सरदार पटेल चाहते थे कि भारत आत्मनिर्भर बने, गांव के लोगों को ज्यादा से ज्यादा ताकत मिले, वो अपने फैसले खुद कर पाए, अपने पैरों पर खड़े हों। आज अगर भारत में सिविल सेवा के लिए IAS IPS अफसरों को तैयार किया जाता है तो इसके पीछे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने इन प्रशासनिक अधिकारियों को भारत की रीढ़ बताया था। इसके अलावा ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में RSS की भूमिका को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के बीच काफी मतभेद थे। बड़ी बात यह है कि पंडित नेहरू ने तो जांच शुरू होने से पहले ही यह फैसला सुना दिया था कि गांधी जी की हत्या के लिए RSS जिम्मेदार है, जबकि सरदार पटेल इस पर उनसे पूरी तरह असहमत थे। इस बात का जिक्र महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी की पुस्तक में है जिसका नाम है पटेल अलाइव। इसके पेज नंबर 472 पर लिखा है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल से कहा था कि उन्हें ऐसा लगता है कि इस हत्याकांड के पीछे एक गहरी, एक सुनियोजित साजिश है जो RSS द्वारा रची गई। लेकिन सरदार पटेल ने इन आरोपों को गलत बताते हुए प्रधानमंत्री नेहरू को 27 फरवरी 1948 को एक चिट्ठी लिखी और यह चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सरदार पटेल पंडित नेहरू को यह बताते हैं कि सभी आरोपियों से हुई पूछताछ में यह पता चला है कि महात्मा गांधी की हत्या में RSS की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने इस चिट्ठी में यह भी लिखा कि हिंदू महासभा के एक धड़े ने इस साजिश को रचा और अंजाम भी दिया, लेकिन RSS का इससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन पंडित नेहरू का लगातार यही कहना था कि RSS ही इसके लिए जिम्मेदार है। यह दावा भी सही है कि सरदार पटेल कश्मीर के मुद्दे पर पंडित नेहरू की नीतियों से खफा थे और इसका जिक्र भी राजमोहन गांधी की पुस्तक में ही है। इसमें पेज नंबर 318 पर लिखा है कि जब पंडित नेहरू कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में लेकर गए तब सरदार पटेल इससे सहमत नहीं थे और उनका मानना था कि यह मुद्दा भारत को इस मंच पर नहीं लेकर जाना चाहिए और सरदार पटेल ने इस फैसले की आलोचना की थी। आज अगर सरदार पटेल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक खिंचाव दिखता है तो उसका कारण यही है कि इतिहास में कांग्रेस पर आरोप लगे कि उसने पंडित नेहरू की विरासत को महान दिखाने के लिए सरदार पटेल को उनका उचित सम्मान नहीं दिया। सरदार पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न के लिए 41 सालों का इंतजार कराया गया और यह भी आरोप लगता है कि जब 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हुई तब भी पंडित नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनके अंतिम संस्कार में जाने से रोका था।
इसका जिक्र उस समय के एक बड़े नेता के मुंशी की पुस्तक में है, जिसका नाम है पिलग्रिमेज टू फ्रीडम। इसमें वो बताते हैं कि पंडित नेहरू का मानना था कि देश के राष्ट्रपति को किसी कैबिनेट मंत्री के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे गलत परंपरा की शुरुआत होगी। यानी नेहरू कहीं ना कहीं ऐसा सोचते थे इस किताब के मुताबिक कि सरदार पटेल का कद इतना बड़ा नहीं है कि राष्ट्रपति उनके अंतिम संस्कार में जाए। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनके इस सुझाव को नहीं माना। वो बॉम्बे गए, उस समय बॉम्बे कहते थे, जो आज मुंबई है। वो बॉम्बे गए और उन्होंने सरदार पटेल के अंतिम संस्कार के बाद वहां एक भाषण भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरदार पटेल के शरीर को अग्नि जला रही है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि को दुनिया की कोई भी अग्नि नहीं जला सकती। ये उस समय की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें आज हमने आपके लिए निकाली। मेरे प्यारे देशवासियों, एकता राष्ट्र और समाज के अस्तित्व का आधार होती है। जब तक समाज में एकता है, राष्ट्र की अखंडता सुरक्षित है। इसलिए विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें देश की एकता तोड़ने वाले हर षड्यंत्र को विफल बनाना होगा, एकता की ताकत से विफल बनाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बावजूद कुछ देश और संस्थाएं ऐसी हैं जो भारत में धर्मनिरपेक्षता को संदेह की नजरों से देखती हैं। इनमें भी अमेरिका एक ऐसा देश है जो हर साल एक रिपोर्ट जारी करके यह बताता है कि भारत और उसके जैसे बाकी लोकतांत्रिक देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की क्या स्थिति है। और यह अमेरिका का पसंदीदा विषय है, जिस पर उसे लेक्चर देना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज हम आपको अमेरिका का असली चरित्र दिखाना चाहते हैं और यह भी बताना चाहते हैं कि जिस देश में उपराष्ट्रपति एक सार्वजनिक मंच से अपनी पत्नी के लिए यह कहे कि उन्हें हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लेना चाहिए, उस देश को धार्मिक स्वतंत्रता पर बड़ी बड़ी बातें करना, लेक्चर देना शोभा नहीं देता। अमेरिका की मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में हुए एक कार्यक्रम में जब उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से यह पूछा गया कि वो अपने बच्चों को हिंदू और ईसाई धर्म दोनों का सम्मान करना कैसे सिखाते हैं, तो उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने यह कहा कि वो अपनी पत्नी उषा वैंस को हर रविवार चर्च लेकर जाते हैं और इस दौरान यही सोचते हैं कि जैसे उन्होंने खुद ईसाई धर्म को अपनाया, ठीक वैसे ही उनकी पत्नी भी एक दिन हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाएंगी। सुनिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी और संवैधानिक पद पर बैठा कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा नेता इस तरह की बात कह सकता है? हमारे देश में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन मौजूदा समय में अमेरिका की राजनीति ऐसी हो गई है कि उपराष्ट्रपति जेडी वैंस खुद अपनी पत्नी का धर्म परिवर्तन कराने की इच्छा रखते हैं और इस बात को वो सार्वजनिक मंच से खुलकर व्यक्त कर रहे हैं। और सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है। असल में इसके पीछे उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। जेडी वैंस इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के बाद अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनना है तो इसके लिए उन्हें रिपब्लिकन पार्टी के वोटर्स का समर्थन जुटाना होगा। ये वही वोटर्स हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि अमेरिका को महान बनाने के लिए क्रिश्चियनिटी को मजबूत करना होगा। प्यू रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में ईसाई धर्म की आबादी 62% है और इनमें भी 19% लोग कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी खुद को कैथोलिक क्रिश्चियन कहते हैं और उनकी पूरी कोशिश यही रहती है कि अमेरिका के बहुसंख्यक ईसाई वोटर्स उनका वैसे ही समर्थन करें जैसे वो अब तक राष्ट्रपति ट्रंप को अपना समर्थन देते आए हैं। इसके लिए जेडी वैंस ने खुद 6 साल पहले ईसाई धर्म को अपनाया, राजनीति जो न कराए। साल 2019 से पहले वो खुद को एक अथीस्ट यानी नास्तिक मानते थे, भगवान पर यकीन नहीं था। उन्हें अपनी पत्नी के हिंदू धर्म में भी कोई परेशानी नहीं थी। साल 2014 में जब जेडी वैंस और उषा वैंस की शादी हुई तब दोनों ने हिंदू परंपराओं को भी निभाया था और ये तस्वीरें उसका प्रमाण है। इसके अलावा उन्होंने अपने एक बेटे का नाम रखा विवेक, जो संस्कृत मूल का एक शब्द है। लेकिन आज वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इंतजार है कि एक दिन उनकी पत्नी हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाएंगी। अमेरिका खुद को धार्मिक स्वतंत्रता का चैंपियन बताता है, चैंपियंस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। लेकिन हकीकत यह है कि इसी अमेरिका में सबसे ज्यादा नस्लीय भेदभाव होता है। इसी अमेरिका में
हिंदू फोबिया को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आज अमेरिका की हालत यह हो गई है कि वहां राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक हिंदू नेताओं को लगातार निशाना बनाते हैं और उन्हें वापस भारत जाने की नसीहत देते हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गबार्ड ने जब दिवाली के त्योहार की शुभकामनाएं दी थी, तब राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों ने उन्हें खूब ट्रोल किया था और यहां तक लिख दिया था, गो बैक टू इंडिया, गेट आउट ऑफ माई कंट्री, मेरे देश से बाहर जाओ। इसी तरह FBI के डायरेक्टर काश पटेल, उनका भी दिवाली मनाने पर विरोध हुआ। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों ने उन्हें हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाने की नसीहत दी थी और अब उपराष्ट्रपति JD वैंस भी यही कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अमेरिका का समाज बहुत मॉडर्न है, आधुनिक है, वहां उस तरह की चीजें नहीं होती जैसे हमारे समाज में देखी जाती हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये एक गलत धारणा है और सच ये है कि अमेरिका में जो होता है वैसे तो हमारे देश में भी नहीं होता। क्या आपने कभी हमारे देश में किसी प्रधानमंत्री को रामायण या गीता पर हाथ रखकर शपथ लेते हुए देखा है? आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारे देश में संविधान की शपथ ली जाती है। लेकिन जो अमेरिका खुद को धर्मनिरपेक्षता का चैंपियन बताता है, उस अमेरिका के राष्ट्रपति बाइबल पर शपथ लेकर बाइबल पर ही हाथ रखकर शपथ लेते हैं और ये तस्वीरें उसका प्रमाण है। देखिए। I, Donald John Trump, do solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. तो एक तरफ ये तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति JD वैंस का ये बयान है और सोचिए इस बयान को लेकर सबसे बड़ा सवाल क्या है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर एक उपराष्ट्रपति अपनी पत्नी का धर्म बदलवाने की इच्छा रखते हैं और जब वो अपने घर में धार्मिक विविधता को लेकर सहिष्णु नहीं है, तो देश के बाकी लोगों के बारे में वो क्या सोचते होंगे। उषा वैंस तेलुगु मूल के हिंदू परिवार से है। उनका जन्म कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में हुआ था। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उषा वैंस और JD वैंस की मुलाकात उन दिनों में हुई जब वो येल लॉ स्कूल में साथ पढ़ते थे और जब साल 2014 में उनकी शादी हुई तब इस शादी में दोनों धर्मों की रस्मों को निभाया गया था। इसमें कैथोलिक पादरी भी मौजूद रहे, इसमें एक हिंदू पंडित को भी बुलाया गया था। इसके अलावा साल 2019 में जब JD वैंस ने ईसाई धर्म को अपनाया तब भी उषा वैंस ने उनका समर्थन किया और आज भी वो हर रविवार JD वैंस के साथ चर्च जाती हैं। ये भी कहती हैं कि उनके बच्चों को ईसाई धर्म के साथ हिंदू परवरिश भी दी जा रही है। लेकिन JD वैंस आज इस तरह की बातें कर रहे हैं और इसका मूल महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि अगर कोई भी हिंदू धर्म को मानने वाला, यहां तक कि तुलसी गबार्ड, काश पटेल दिवाली की बात करते हैं तो ट्रोल करके उनको दबाव बनाया जाता है कि वो हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाएं। और इसी माहौल में अगर JD वैंस अपनी पत्नी के लिए ये कहते हैं कि वो ईसाई धर्म को अपनाएं, हिंदू धर्म छोड़ दें, ऐसा वो चाहते हैं, तो एक दबाव की बात आ जाती है। वैसे जब धर्म परिवर्तन की बात होती है तो अमेरिका के ही मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च के ये आंकड़े आप सबको देखने चाहिए। प्यू रिसर्च के ये आंकड़े कहते हैं कि साल 2015 से लेकर साल 2020 के बीच सबसे ज्यादा लोगों ने धर्म परिवर्तन के बाद ईसाई धर्म को चुना था। इसके बाद इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और आखिर में धर्म परिवर्तन के बाद सबसे कम लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाया था। हालांकि इसी दौरान ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म को छोड़ने वाले लोगों की संख्या भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है और ये आंकड़े आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे इसी कार्यक्रम में भारतीय मूल की एक छात्रा ने प्रवासियों के मुद्दे पर एक सवाल पूछा था। JD वैंस उसका कोई स्पष्ट जवाब दे नहीं पाए। इस छात्रा ने कहा कि पहले तो अमेरिका सपना दिखाकर उन्हें यहां लाया और उनसे टैक्स भी लिया, लेकिन अब वो कहता है कि इन प्रवासियों की संख्या ज्यादा है और उन्हें अमेरिका से बाहर निकाल देना चाहता है। देखिए, आपको बिहार चुनाव का रक्त चरित्र दिखाते हैं। आजकल बिहार के चुनाव में जंगल राज की बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन आज इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे?
मोकामा की खबर है। मोकामा में जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के बाद तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जनसुराज पार्टी और आरजेडी के समर्थक इस हत्या के पीछे अनंत सिंह का हाथ बता रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आज भी मोकामा में हालात इतने तनावपूर्ण है कि दुलार चंद यादव की शव यात्रा के दौरान जबरदस्त पत्थरबाजी हुई, गोलीबारी हुई, पुलिस पर भी हमला हुआ। देखिए, दोनों प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं के बीच राजनीतिक द्वेष की वजह से मारपीट और पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत की खबर मिली जो दुलार चंद यादव थे। दुलार चंद यादव जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में रैली निकाल रहे थे और आरोप है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने उनके पैर में गोली मार दी और जब दुलार चंद घायल होकर जमीन पर गिरे तो उन्हें गाड़ी से कुचल दिया गया। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें चुनाव प्रचार पर निकले दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की गाड़ियों का काफिला आमने सामने आ गया है, जिसके बाद दोनों आपस में भिड़ गई है। इस दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल भी दिखाई दिए हैं। आरोप है कि इसी झड़प के दौरान दुलार चंद यादव को हत्या कर दी गई। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुट गई है। अब ये समझिए कि इस हत्या का आरोप बाहुबली अनंत सिंह पर क्यों लग रहा है। याद रखिएगा, ये वही अनंत सिंह है जिन पर पूरा माफिया राज चलाने के आरोप लगते रहे। ये पूरा विवाद 30 अक्टूबर को शुरू हुआ जब मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष और जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह का काफिला आमने सामने आ गया। उस वक्त दोनों प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं के बीच राजनीतिक द्वेष की वजह से मारपीट शुरू हो गई, पत्थरबाजी शुरू हो गई और दावा है कि इसी दौरान कुछ लोगों ने दुलार चंद यादव को जान से मार दिया। दुलार चंद यादव जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में रैली निकाल रहे थे और आरोप है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने उनके पैर में गोली मार दी और जब दुलार चंद यादव घायल होकर जमीन पर गिरे तो उन्हें गाड़ी से कुचल दिया गया। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुट गई है और इस घटना ने बिहार के चुनावों को रक्त रंजित कर दिया है। वैसे इस हत्याकांड को मोकामा सीट पर बाहुबलियों के ही टकराव का परिणाम कहा जा रहा है। दरअसल देखिए, अगर आप बिहार की पूरी राजनीति को देखें तो मोकामा में जिस दुलार चंद यादव की मौत हुई है वो 90 के दशक में लालू यादव के बहुत करीबी थे और जिस दौर में बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में बाहुबलियों की एक समानांतर सरकार, एक समानांतर सत्ता चलती थी, उस दौर में मोकामा के टाल क्षेत्र में दुलार चंद यादव का बोलबाला चलता था। दुलार चंद यादव पर हत्या, अपहरण, फिरौती, रंगदारी, अवैध हथियार रखने, कई तरह के केस दर्ज हैं। अब दुलार चंद यादव की हत्या का आरोप जिस व्यक्ति पर लगा है वो है अनंत सिंह। मोकामा अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है। इन्हें मोकामा का एक बाहुबली नेता भी कहते हैं। अनंत सिंह पर हत्या हो, अपहरण हो, इन पर भी, इसीलिए हम बाहुबली का टकराव कह रहे हैं इसे। अनंत सिंह पर हत्या, अपहरण, फिरौती, रंगदारी, दंगा फैलाने जैसे कुल 28 केस दर्ज है। यानी मोकामा चुनाव में हत्या का यह मामला बाहुबलियों की आपसी दुश्मनी का भी नतीजा हो सकती है। दुलार चंद की हत्या का आरोप अनंत सिंह पर इसलिए लगा है क्योंकि मोकामा का राजनीतिक इतिहास अनंत सिंह और उनके परिवार के ही इर्द गिर्द घूमता है। बिहार की राजनीति को करीब से जानने वाले ये समझते हैं कि मोकामा मतलब बाहुबली अनंत सिंह और दूजा कोई नहीं। 1990 के दशक से और उसके बाद से मोकामा बिहार की एक ऐसी सीट रही है जहां अनंत सिंह का ही बोलबाला रहा। मोकामा सीट से 8 बार अनंत सिंह या उनके परिवार के जो सदस्य हैं वही विधायक चुने जा रहे हैं। 5 बार तो अनंत सिंह खुद विधायक रहे। अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह साल 1990 से साल 2000 तक 2 बार मोकामा से विधायक थे। इसके बाद साल 2000 में दिलीप सिंह को एक अन्य बाहुबली नेता सूरजभान सिंह ने हराया। फिर 2005 से साल 2022 तक लगातार अनंत सिंह ही चुनाव जीतते रहे। इस दौरान उन्होंने जेडीयू और आरजेडी दोनों पार्टियों के टिकट पर चुनाव जीते, कभी जेडीयू कभी आरजेडी, और साल 2015 में जब निर्दलीय लड़े तब भी विजयी रहे। अब साल 2022 में जब अनंत सिंह की सदस्यता रद्द हुई तब उनकी पत्नी नीलम सिंह विधायक बन गई। मतलब यह है कि पार्टी कोई भी हो, विरोधी कोई भी हो, जीत अनंत सिंह के खाते में ही जाती है। अब इस बार देखिए, मोकामा के चुनाव में अनंत सिंह की टक्कर में आरजेडी ने बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा और दूसरी तरफ दुलार चंद जैसे दबंग व्यक्ति का समर्थन जनसुराज पार्टी के पीयूष को मिल रहा था। ऐसा माना जा रहा है कि मोकामा चुनाव बाहुबलियों के शक्ति प्रदर्शन का एक त्रिकोण बन गया है, पूरा अखाड़ा। और यही वजह है कि जब जनसुराज समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या हुई
तो सबसे पहले मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह पर उंगलियां उठी और उनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर में वो नामजद है। एक घटना राजद के जो अति क्या कहा जाए उसको उदंड लोगों उसके कारनामा हो रहा है, हो सकता है उसी में कुछ कभी फेलियर कहिएगा सर। नहीं, कोई लाइन ऑर्डर का कोई फेलियर नहीं है, कोई फेलियर नहीं। कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई हो रही है। कि लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया, कौन लोग हैं जिन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं, तो ये कौन सा राज कहा जाए। पूरा का पूरा प्रशासन के संरक्षण में चारों तरफ से कवर्ड रहता है और मार करके जाकर के पूरे मजे लेता है और स्पीच देता है। जानवर से बदतर जिंदगी मारा गया दुलारचंद जी। आखिर गुनाह क्या था दुलारचंद जी का भाई कि आम लोगों के लिए जीते थे। हम तो 80 से इस व्यक्ति को जानते हैं। आजकल चलती ट्रेनों के साथ रील बनाने का खतरनाक ट्रेंड कैसे लोगों की जान ले रहा है। वक्त है विजुअल स्टोरीज का। ताजा घटना महाराष्ट्र के बुल्ढाना में हुई है, जहां एक युवक चलती ट्रेन के साथ वीडियो बनाने के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन इसी दौरान वो रील बनाते वक्त इस ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। ये खबर आपको भी सचेत कर रही है। देखिए ये वीडियो। ये लड़का रील बनाने के लिए रेल की पटरी के ठीक बगल में खड़ा था। ये ट्रेन के गुजरने के साथ अपनी रील शूट करना चाहता था, लेकिन इस खतरनाक तरीके ने इस लड़के की जान ले ली। इसे लगा था कि ट्रेन इसके बगल से निकल जाएगी, लेकिन ट्रेन ने इसे जोरदार टक्कर मारी और इसका सिर ट्रेन से टकरा गया, जिसके बाद मौके पर ही इस लड़के की मौत हो गई, जो अपने एक दोस्त के साथ वीडियो शूट कर रहा था। सोशल मीडिया के ये खतरनाक ट्रेंड अब महामारी बनते जा रहे हैं, जहां डेयरिंग और कुछ हटके दिखाने के चक्कर में लोग जान को दांव पर लगा रहे हैं। ऐसी वीडियो को शूट करने के बाद एडिटिंग से अलग अंदाज में पेश किया जाता है और कई बार अच्छे व्यूज भी मिल जाते हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। आज बहराइच से भी बाघ के हमले का एक नया वीडियो आया है। इस वीडियो में ये दिख रहा है कि जब एक किसान गाड़ी से अपने खेत पर जाता है तो इस दौरान बाघ उस पर हमले की कोशिश कर डालता है। ये घटना गुरुवार शाम की है, जब किसान अपने खेत पर पहुंचा था। उसी दौरान दो बाघ सड़क किनारे गन्ने के खेत में किसी मवेशी का शिकार कर रहे थे। जैसे ही बाघ ने कार देखी, वो गन्ने के खेत से बाहर आ गया और कार का पीछा करने लगा, जिसका वीडियो ग्रामीणों ने रिकॉर्ड कर लिया। गजब क्या होगा यार, गजब का। बहराइच में पिछले कुछ दिनों से बाघ का खतरा देखने को मिला है। पिछले दिनों बाघ ने एक लड़के की जान ले ली और अब इस घटना के बाद लोगों में दहशत है। वन विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। अगली विजुअल स्टोरी। पिछले कुछ सालों में देश में सफाई को लेकर जागरूकता बढ़ी है। लोग साफ सफाई को गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी कुछ लोग सुधरने को तैयार नहीं। ऐसे लोगों के लिए बेंगलुरु में एक जोरदार पहल शुरू की गई है, जिसके तहत प्रशासन सड़कों पर जहां तहां कूड़ा फेंकने वालों के घर के बाहर कूड़ा इकट्ठा करके फेंक रहा। ये पहल ऐसे लोगों के खिलाफ शुरू की गई है जो सही जगह कूड़े के निस्तारण के बजाय आसपास कूड़ा फेंक देते हैं। जो लोग अपने घरों के आसपास कूड़ा फेंकते हैं, उनकी निगरानी की जा रही है और फिर कूड़ा उठाकर वापस उनके घर पर फेंका जा रहा है। अब तक बेंगलुरु में लगभग 190 घरों के दरवाजों के ठीक बाहर कचरा डाला जा चुका है। इस सख्त कार्रवाई से लोगों की फजीहत हो रही है और उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से सार्वजनिक रूप से कूड़ा फेंकने पर रोक लग रही है। इस पहल के बाद से लोग सावधानी बरत रहे हैं और कचरा बाहर नहीं फेंक रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं ये उनके दरवाजे पर वापस न फेंक दिया जाए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर अपने घर को लेकर विवादों में हैं। इस बार विवाद दिल्ली के सीएम आवास को लेकर नहीं, बल्कि चंडीगढ़ में एक नए घर को लेकर है, जिसकी सैटेलाइट इमेज शेयर करते हुए बीजेपी ने हमला बोला है और इसे भी शीश महल ही बता रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल एक और शीश महल बनवा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी ने सोशल मीडिया पर गूगल अर्थ की एक सैटेलाइट तस्वीर जारी करते हुए आम आदमी का ढोंग करने वाले केजरीवाल ने अब पंजाब में शीश महल तैयार करवाया है। बीजेपी ने केजरीवाल को पंजाब का सुपर सीएम बताया और कहा कि दिल्ली का शीश महल खाली होने के बाद अब पंजाब में शीश महल तैयार करवाया है।
चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में सीएम कोटे की 2 एकड़ की आलीशान 7 स्टार सरकारी कोठी अरविंद केजरीवाल जी को मिल गई है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी इन दावों को फर्जी बता रही है। कुछ दिन पहले बारिश की वजह से जो हाल भारत के गुरुग्राम का था, अब उससे भी बुरी स्थिति अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की है। न्यूयॉर्क में अचानक हुई बारिश ने भारी तबाही मचा दी और इसकी वजह से बेसमेंट में पानी भरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। न्यूयॉर्क में मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाके पानी में डूब गए और 2 अलग अलग जगह बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 2 लोग डूबकर मर गए। भारी बारिश की वजह से मेट्रो ट्रैक, सड़क और इमारतों के बेसमेंट में पानी भर गया। जगह जगह पेड़ गिर गए। हजारों घरों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। मेट्रो सेवाएं भी ठप रहीं और यात्री स्टेशनों में फंस गए। कई सड़कों की स्थिति तालाब जैसी हो गई और गाड़ियां डूब गईं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर अपने घर को लेकर विवादों में हैं। इस बार विवाद दिल्ली के सीएम आवास को लेकर नहीं, बल्कि चंडीगढ़ में एक नए घर को लेकर है, जिसकी सैटेलाइट इमेज शेयर करते हुए बीजेपी ने हमला बोला है और इसे भी शीश महल ही बता रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल एक और शीश महल बनवा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी ने सोशल मीडिया पर गूगल अर्थ की एक सैटेलाइट तस्वीर जारी करते हुए आम आदमी का ढोंग करने वाले केजरीवाल ने अब पंजाब में शीश महल तैयार करवाया है। बीजेपी ने केजरीवाल को पंजाब का सुपर सीएम बताया और कहा कि दिल्ली का शीश महल खाली होने के बाद अब पंजाब में शीश महल तैयार करवाया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में सीएम कोटे की 2 एकड़ की आलीशान 7 स्टार सरकारी कोठी अरविंद केजरीवाल जी को मिल गई है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी इन दावों को फर्जी बता रही है। आपको इस खबर के बारे में बताते हैं जो शायद आप तक भी जरूर पहुंची होगी। 25 अक्टूबर को अलीगढ़ के 2 गांवों में यह आरोप लगा कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने 4 मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिख दिया है और इन गांवों का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। पुलिस ने भी शुरुआती जांच में इन आरोपों के आधार पर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और ये सारे लोग मुस्लिम समुदाय से थे। लेकिन अब इस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, ट्विस्ट आया है। पुलिस ने खुद बताया है कि हिंदू मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद मुस्लिम समुदाय के लड़कों ने नहीं, बल्कि हिंदू समुदाय के ही 4 लड़कों ने लिखा था। इन आरोपियों के नाम हैं दिलीप कुमार, अभिषेक सारस्वत, आकाश और जीशांत कुमार। पुलिस का कहना है कि इन लड़कों का मुस्लिम समुदाय के कुछ लड़कों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद इन आरोपियों ने इस मुस्लिम लड़कों को फंसाने के लिए अपने गांव के ही हिंदू मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिख दिया और इसके बाद इन मुस्लिम लड़कों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस इन असली आरोपियों तक पहुंची कैसे। वो इसलिए पहुंच पाई क्योंकि इन लोगों ने मंदिरों की दीवारों पर जो आई लव मोहम्मद लिखा और आई लव पैगंबर मोहम्मद लिखा था, उनकी स्पेलिंग में एक नहीं कई गलतियां थी। इसमें मोहम्मद को मुहम्मद लिखा था और पैगंबर साहब को उनकी जो स्पेलिंग है उस गलती थी। इससे पुलिस को यह शक हुआ कि मुसलमान पैगंबर साहब और मोहम्मद गलत नहीं लिख सकते और इसके बाद पूरी तफ्तीश हुई और पता चला कि इन आरोपियों ने मुस्लिम समुदाय के लड़कों को तो फंसाने के लिए साजिश रची थी और इनके खिलाफ एफआईआर भी करवा दी थी। लेकिन इन आरोपियों की यह साजिश इसलिए फेल हो गई क्योंकि इन्हें मोहम्मद और प्रॉफिट की सही स्पेलिंग लिखनी नहीं आती थी। इन आरोपियों ने मोहम्मद की जगह मोहम्मद लिख दिया और पुलिस इन गलत स्पेलिंग्स की जांच करते हुए इन आरोपियों तक पहुंच गई। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था, हमारे पास सीडीआर थी, हमारे पास जो नारे लिखे गए थे उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, हर नारे में स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो उन सभी तथ्यों को गांव वालों से वार्ता करके और पुराने केस रिकॉर्ड्स को देख के हम लोगों ने एक खुलासा किया। पुलिस का कहना है कि ये सभी आरोपी जमीन से जुड़े विवाद में मुस्लिम समुदाय के लड़कों को फंसाना चाहते थे, लेकिन अब इनकी साजिश का भांडा फूट गया है। इस खबर से यह समझा जा सकता है कि ऐसी खबरों में शुरुआती दावों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और दूसरा, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने फायदे के लिए सांप्रदायिक माहौल को भी बिगाड़ने से पीछे नहीं हटते और ऐसी खतरनाक साजिश रच सकते हैं। कल मुंबई में महिला विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले ने पूरे देश को खुश कर दिया। विमेंस टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा रन चेस करके क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया। अभी तक जो क्रिकेट फैंस मेंस क्रिकेट के स्कोर चेक किया करते थे, आज वो विमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच की हाइलाइट्स को
रिपीट पर रिपीट कर करके बार बार देख रहे हैं। कल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में वुमेन्स टीम इंडिया ने 338 रन चेस करके इतिहास रच दिया। इंडियन बैटर जमाइमा रॉड्रिग्स का और कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को पूरे मैच में हावी होने का एक मौका तक नहीं दिया। जमाइमा ने कल 127 रनों की पारी खेली थी और वो तब तक क्रीज पर टिकी रही जब तक टीम इंडिया जीत नहीं गई। पारी के दूसरे ओवर में शिफाली वर्मा के आउट होने के बाद आई जमाइमा एक छोर पर दीवार की तरह खड़ी हो गई। वो करीब 46 ओवर तक क्रीज पर मौजूद रहीं और ये सुनिश्चित किया कि टीम इंडिया सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंचे। विश्व कप का ही दूसरा बड़ा स्कोर इसी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने 12 अक्टूबर को बनाया था। 330 रन था। इसे ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम ने चेस कर लिया था। तीसरा बड़ा रन चेस साल 2024 में हुआ था जब श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम के खिलाफ 305 रन चेस करके जीत हासिल की थी। टीम इंडिया ने इस जीत के साथ तीसरी बार विश्व कप के फाइनल में एक एंट्री ले ली है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम अभी तक विश्व विजेता का खिताब अपने नाम नहीं कर पाई है, लेकिन अब उनके लिए तीसरा मौका आ गया है। साल 2005 में पहली बार वुमेन्स टीम इंडिया विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी और तब से लेकर अब तक अगर आप देखिए तो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने उसे 98 रनों से उस वक्त हरा दिया था। दूसरी बार साल 2017 में टीम इंडिया फाइनल में पहुंची थी और तब इंग्लैंड ने 9 रनों से, सोचिए आप, 9 रनों से मात दे दी थी। और अब टीम इंडिया तीसरी बार विश्व कप के फाइनल में पहुंची है, जहां उसका सामना पहली बार विश्व कप फाइनल खेलने जा रही साउथ अफ्रीका से होगा। यानी 2 नवंबर को जो भी टीम फाइनल जीतेगी वो पहली बार विश्व कप विजेता बनेगी और भारत के लिए बड़ा मौका है। महिला क्रिकेट में अभी तक जितने भी विश्व कप हुए हैं उनमें विश्व की केवल 3 टीमों का ही दबदबा रहा है। साल 1973 के बाद से 12 विश्व कप आयोजित हुए हैं। इनमें से यह खिताब 7 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता, 4 बार इंग्लैंड ने और 1 बार न्यूजीलैंड ने। इसमें भी हैरान करने वाला एक तथ्य जो है वो आपको बताना चाहते हैं कि पिछले सभी विश्व कप के फाइनल तक केवल 5 टीमें ही पहुंच पाई हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और टीम इंडिया है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसी टीम रही है जिसने पिछले 12 विश्व कप में सबसे ज्यादा 9 फाइनल्स खेले हैं, 7 में वो विजयी रहा। और इसी तरह से इंग्लैंड ने 8 विश्व कप फाइनल्स खेले हैं, 4 में वो विजयी रहा। एक तरह से देखा जाए तो महिला क्रिकेट विश्व कप में वर्चस्व रहा है, दबदबा रहा है ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड जैसी टीमों का। लेकिन इस बार विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराया और फिर दूसरे सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है। और इस बार फाइनल में मुकाबला दोनों ही ऐसी टीमों का है जिन्होंने वर्ल्ड कप कभी नहीं जीता है, साउथ अफ्रीका और इंडिया। यानी दोनों धाकड़ टीमों को हराकर टीम इंडिया साउथ अफ्रीका पहली बार विश्व कप के फाइनल में भिड़ने जा रहे हैं और इसी के साथ दुनिया को एक नया विश्व कप चैंपियन मिलने वाला है। कल का मैच वुमेन्स क्रिकेट के इतिहास का एक रिकॉर्ड तोड़ मैच था। ऑस्ट्रेलिया द्वारा सेट किए गए एक बड़े स्कोर को चेस करने के लिए के दौरान जो बल्लेबाजी 25 साल की जमाइमा रॉड्रिग्स ने खेली, उसने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया है। जमाइमा ने कल जिस तरह की बैटिंग की, उसने मेंस क्रिकेट के कई दिग्गजों को हैरान कर दिया। आप सबकी बातें सुनिए। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जमाइमा ने साबित किया कि वो बड़े मैच की प्लेयर है। बड़े मैच में टिक पाना आपका हौसला दिखाता है। उनकी इस पारी की तारीफ किस किस ने नहीं की, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली, रोहित शर्मा, कई दिग्गज क्रिकेटर्स ने सब उनके बारे में खूब लिखा। सेमीफाइनल में जमाइमा और हरमनप्रीत की पारी ने 7 बार की विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलिया को हराया। ऑस्ट्रेलियाई टीम वुमेन्स वर्ल्ड कप में 8 साल बाद हारी है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने लगातार 15 मुकाबले जीतते हुए इस विश्व कप के सेमीफाइनल तक एंट्री ली। विश्व कप में पिछली बार ऑस्ट्रेलिया को टीम इंडिया ने ही हराया था। पिछली बार साल 2017 में भारत ने विश्व कप सेमीफाइनल में ही ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तभी से ऑस्ट्रेलिया विश्व कप में लगातार जीत दर्ज करती आ रही है और कल टीम इंडिया ने ही उसकी विनिंग स्ट्रीक को तोड़ डाला।